आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बेटा वाटर। केमिकली वाटर को हम लोग अब बेटा चुप हो जाओ। केमिकली वाटर को रिप्रेजेंट किया जाता है H2O से। सबसे पहले वाटर की प्रॉपर्टीज, इट इज ए कलरलेस, odorless and tasteless लिक्विड। ठीक है, जो वाटर है न कोई इसका कलर है, न ही उसकी कोई ओडर है, यानी कि नहीं कोई उसकी स्मेल है, और न ही बेटा इसका कोई टेस्ट है। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2, इट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जनरल में बेटा अगर हम देखेंगे वाटर को, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर पर ये बेटा एक लिक्विड होता है। इट बॉइल्स at 100 degree centigrade and changes into gaseous state। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम देखें तो ये बॉयल हो जाता है और बेटा उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। आप कितनी भी हीट सप्लाई करो तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहता है, और जितनी जितनी हीट हम देंगे वो सारे के सारे वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू बेटा गैसेस स्टेट में। देन इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, और उसके बाद चेंजेस इनटू आइस जो कि बेटा सॉलिड होता है। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये, इसलिए बेटा बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बेटा हमेशा एक लिक्विड रहता है। याद रखना, वाटर लिक्विड कब रहता है, 0 to 0 से कम करेंगे तो बेटा सॉलिड हो जाएगा, 100 से ज्यादा करेंगे तो गैस। लेकिन ये तब जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा मेंटेन करेंगे at 1 एटमॉस्फेयर। अब बेटा नेक्स्ट वन, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहां पर वाटर हैज ए बेंट स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा है। वाटर में अगर हम देखेंगे इट इज O, यहां पर बेटा हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। अब एक और चीज आपने याद रखना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 ने बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ एक, दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा। अब बेटा यहाँ पर 2 लोन पेयर्स भी रहेंगे। अगर बेटा हम लोग इसका स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता है, तो कितना आएगा 2, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने, वो भी 2, तो स्टीरिक नंबर 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इसका मतलब बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स इसका स्ट्रक्चर बेटा बेंट होता है। जो यहां पर ये एंगल होता है ये बेटा 104.5 डिग्रीज का होता है। ऐसा क्यों, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, तो याद रखना नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर होता है। लेकिन जहां पर भी लोन पेयर होगा तो लोन पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्शन होती है वो ज्यादा होती है। अगर आपको याद होगा हमने एक जगह लिखा था लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर डैश बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन बेटा किसमें होती है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। इसलिए क्योंकि 2 लोन पेयर है तो वो बॉन्ड, जो बॉन्ड यहाँ पर 109 डिग्री होना चाहिए था, तो रिपल्शन की वजह से बेटा वो नजदीक आ जाता है, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बेटा कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 2 लोन पेयर है, अगर एक लोन पेयर होता है जैसे अमोनिया में, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्रीज होता है, और 2 लोन पेयर होते हैं तो बेटा बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसको कॉपी करो, फिर मैं बाकी प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वाटर undergoes extensive hydrogen bonding in liquid state. Each molecule of water forms 4 hydrogen bonds. अब बेटा ध्यान रखना कैसे, दिस इज O, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर बेटा हाइड्रोजन, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर बेटा एक लोन पेयर। अब ध्यान रखना, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर फिर ऑक्सीजन, यहां पर बेटा फिर हाइड्रोजन। उसी तरह से यहां हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, ये भी वाटर, ये भी वाटर। अब बेटा जो ये हाइड्रोजन है, ये यहां पर बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, यहां पर बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाए, जब एक साइड में बेटा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बने और दूसरे साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप कहेंगे क्यों, H का चार्ज बेटा डेल्टा पॉजिटिव, O का चार्ज तो बेटा इधर होल्ड करेगा, H का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, O का चार्ज तो ये भी डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, बीच में डेल्टा H, यानी कि दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक हाइड्रोजन एटम आ जाता है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह से बेटा यहां पर भी बॉन्ड बन सकता है और यहां पर भी बेटा एक बॉन्ड बन सकता है। तो यहां पर किसके साथ बॉन्ड बनेगा, यहां अगेन O, यहां पर बेटा H, यहां पर H, यहां पर बेटा O, यहां पर H और यहां पर H। ठीक है, इस तरह से बेटा अगर आप इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को देखेंगे, इसने कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हैं, वाटर मॉलिक्यूल के, सॉरी, 1, ये 2, ये 3 और ये बेटा 4। अब ये नहीं कि इसने 4 के साथ बॉन्ड बनाए, बाकी नहीं बनाएंगे, ये बेटा कंटिन्यू करेगा, ये इस साइड में बॉन्ड बनाएगा, यहां पर इसका लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर बेटा इस साइड में बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ये बॉन्ड यहां कंटिन्यू, ये बॉन्ड बेटा यहां कंटिन्यू, ये बॉन्ड हाइड्रोजन इस साइड में कंटिन्यू, ये हाइड्रोजन भी बेटा बॉन्ड कंटिन्यू करेगा, यहां पर भी ये हाइड्रोजन कंटिन्यू करेगा, ये हाइड्रोजन बेटा कंटिन्यू। इसी तरह से एवरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह से बॉन्ड बने। तो इसका मतलब इसने भी 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और इसने भी बेटा 1 2 3 और यहां पर बेटा ये 4th बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। अब बेटा यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ आइस, यहां पर बेटा सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले ड्रा किया, दिस इज HOH, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर। अब बेटा ध्यान रखना, यहां पर H, यहां पर O, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर O, यहां पर बेटा वापस H। अब उसी तरह से इसके एग्जैक्टली नीचे O, यहां H, यहां H, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर। इस मॉलिक्यूल के नीचे एग्जैक्टली आप एक और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे रफली अराउंड सिमिलर, H, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर। अब ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आपने वाटर का बनाया एग्जैक्टली उसी तरह से बनाना है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेटा यहां बनाया ना, इसके आगे यहां पर एक और मॉलिक्यूल बनाना सिमिलर एट सेम प्लेस, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर। जस्ट यहां पर अंडरस्टैंड करना है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे आपस में, क्यों, ये H है, ये O है, यहां पर बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना और यहां पर बेटा एक ओपन स्ट्रक्चर बना जिसको केज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज केज स्ट्रक्चर, केज स्ट्रक्चर ऑफ किसका, आइस का। अब बेटा यहां पर भी इसके नीचे अगर हम लोग यहां O लिखें, यहां H,
यहाँ H, यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर एक लोन पेयर है, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां केज नहीं बनी, यहां वाटर, यहां वाटर, क्या इसके बाद यहां एक और वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा? तो इस तरह से यहां O, यहां पर बेटा H, यहां पर H, यानी कि आपने वाटर को लेयर्स में बनाना है। ये एक लेयर बनेगी, ये बेटा आपकी सेकंड लेयर बनेगी, ये थर्ड लेयर बनेगी। अल्टरनेट लेयर सेम जगह पर होनी चाहिए, यहां पर और ये लेयर सेम जगह पर है, यहां पर और ये लेयर सेम जगह है। अब जो सेकंड लेयर है वो बेटा फोर्थ लेयर की जगह पर आ जाएगी। उससे क्या होगा, यहां पर बेटा बॉन्ड बनेगा, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। लोन पेयर की वजह से इसका चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव H को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप लोग कहेंगे ना सर लोन पेयर का फायदा क्या है? लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो H को बेटा वो इजीली होल्ड कर पाएगा। तो यहां पर भी केज बनी, यहां पर भी केज बनी, यहां पर भी केज बनी। इस केज स्ट्रक्चर की वजह से होता क्या है, इस केज स्ट्रक्चर की वजह से वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों? जब ओपन स्ट्रक्चर बना और इसके बीच में बेटा खाली जगह बच गई, यहां तो है नहीं कुछ, तो बेटा वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो याद रखना डेंसिटी बेटा ऑफ आइस डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए बेटा जो आइस होता है जब आप उसको पानी के ऊपर डालते हैं तो वो बेटा फ्लोट करता है। क्या करता है? आपको कोई पूछेगा कि क्यों आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, जबकि हम लोग देखते हैं कि जितने भी सॉलिड्स हैं अगर बेटा हम लोग लिक्विड में डालें तो वो सिंक कर देते हैं, लेकिन आइस की प्रॉपर्टी होती है जैसे हम लोग उसको पानी के ऊपर डालते हैं तो आप कितने फोर्स से भी डालो, अगर वो नीचे भी गया वो बेटा वापस ऊपर रह जाता है। और ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की। इसकी वजह से क्या होता है कि जहां पर बेटा सब जीरो टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे श्रीनगर है, जैसे लेह है, जैसे बेटा साइबेरियन रीजन्स है, एंटार्क्टिका है, वहां पर जो आइस होता है विंटर में क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो आइस जो पानी वो पूरा का पूरा सारा फ्रीज नहीं होता, अपर लेयर्स फ्रीज हो जाते हैं, तो जो लोअर वाला वाटर होता है वो फ्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो नीचे बेटा जिंदा रहते हैं। दूसरी बात, जो ये आइस की लेयर है क्योंकि वो फ्लोट करती है वो ऊपर आ जाती है, तो ये बेटा एक इंसुलेटर का काम करती है, ये ठंड को बेटा नीचे जाने नहीं देती है। तो इसलिए बेटा जो नीचे वाला पानी है, एक तो वो बेटा जो बाहर ठंडी हवाएं साइबेरियन रीजन में चलती हैं वो बेटा नीचे नहीं पहुंच जाती, तो इसलिए बेटा एक्वेटिक एनिमल्स का जो वाटर है वो बेटा 0 डिग्री भी नहीं रहता, 0 से ऊपर रहता, नहीं तो वो भी फ्रीज हो जाता है। तो इसीलिए बेटा वहां पर एनिमल्स सर्वाइव करते हैं ड्यूरिंग हार्श विंटर्स। ये किसकी प्रॉपर्टी है? आइस की। अब होता क्या है, जैसे जैसे बेटा हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग। अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट ब्रेक हो जाएंगे तो बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। क्या जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग। लेकिन बेटा ये याद रखना, ये 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, ड्यू टू विच वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। अगर बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, विच इंप्लाइज वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? और आपको याद होना चाहिए कि जो डेंसिटी होती है वो बेटा बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बेटा वॉल्यूम कम हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स का मास तो सेम था, चाहे 10 मॉलिक्यूल का मास तो हमेशा सेम रहेगा, 4 मॉलिक्यूल होंगे तो मास तो सेम रहेगा। अब बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है? अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी कम, तो इसलिए बेटा विच इंप्लाइज डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। और डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज विच फर्दर इंप्लाइज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको कोई पूछेगा वाटर की डेंसिटी कहां पर सबसे ज्यादा होती है, कहां पर होती है? 4 डिग्री। अब क्वेश्चन होता है कि अगर बेटा मैं बॉन्ड और ब्रेक करूं, मैं टेम्परेचर और बढ़ाता हूं, 5 डिग्री करता हूं, 6 डिग्री करता हूं, तो वाटर तो और ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या आने चाहिए? और क्लोज, तो डेंसिटी बेटा बढ़ती जानी चाहिए, 5 डिग्री पर भी, 6 डिग्री पर भी, 7 डिग्री पर नहीं बेटा। उसके बाद क्या होता है? याद रखना, एज टेम्परेचर
is increased beyond 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर बेटा टेम्परेचर हम लोग 4 डिग्री से ज्यादा बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। कौन सी एनर्जी उनको मिलती है, और काइनेटिक एनर्जी किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए। गेन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड स्टार्ट मूविंग अपार्ट। और बेटा वो फिर 4 डिग्री के बाद वो नजदीक नहीं आते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। अगर दूर हो गए तो बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है, विच इंप्लाइज वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अपवर्ड एरो का मतलब विच फर्दर इंप्लाइज डेंसिटी बेटा क्या हो जाएगी। इसीलिए हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री पर क्या होते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी इज 4 डिग्री। क्यों, 0 to 4 डिग्री के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स कहां ब्रेक होते हैं, 4 डिग्री पर। तो 4 डिग्री पर वाटर मॉलिक्यूल सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, जहां पर सबसे क्लोजेस्ट होंगे वहां पर वॉल्यूम सबसे कम होगा, वॉल्यूम सबसे कम होगा तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसीलिए बेटा वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद क्या होता है, अगर हम टेंपरेचर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बेटा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तो वो बेटा दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी। इसीलिए बेटा जितना जितना उसके बाद हम लोग टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसीलिए याद रखना मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आया, कंप्लीट करो स्ट्रक्चर का, और ये भी करो। हमने देखा कि जो वाटर का गैसेस मॉलिक्यूल है उसका बेंड स्ट्रक्चर है। जब लिक्विड स्टेट में आता है तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल बेटा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। उसके बाद जब आइस में आता है यानी कि सॉलिड स्टेट में, तो बेटा उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से वाटर की डेंसिटी जो है आइस से ज्यादा होती है और आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। रीजन भी हमने लिख लिया। अब बेटा वाटर में चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे गैसेस स्टेट में हो, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे क्या फर्क पड़ता है प्रॉपर्टीज पर। अब बेटा वही लिखेंगे, ड्यू टू एक्सटेंसिव होती है बहुत सारी, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एटसेट्रा। लेकिन किससे, हमने लिखा हायर, हायर का मतलब किसी ना किसी से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, किससे, इन कंपैरिजन टू। अब बेटा ध्यान रखो यहां पर किससे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये बेटा ऑक्सीजन फैमिली है, इसमें पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। अब वाटर कैसे बनता है, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। इनको बेटा हाइड्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर बेटा यहां पर हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो H2S बनेगा, यहां पर H2SE, तो यहां पर H2Te। लेकिन इन दोनों को बेटा SeH2 लिखा जाता है, सिलीनियम हाइड्राइड, और इसको बेटा टेलुरियम हाइड्राइड लिखा जाता है, और वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे लिखे जाए। सो इन कंपैरिजन टू बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो इन कंपैरिजन टू H2S एंड दूसरा वाला हम लोग लिख सकते हैं SeH2, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटा इनसे ज्यादा। क्यों, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाटर जो है वो एक लिक्विड है, लेकिन H2S जो है वो एक गैस है, और आपको पूछा जाता है वाई। क्या पूछा जाता है, वाई वाटर इज ए लिक्विड व्हाइल हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए गैस। क्यों होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से बेटा, एक्सटेंसिव। तो आपने आंसर में क्या लिखना है, वाटर इज ए लिक्विड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल सच नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट्स इन H2S। क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से बेटा जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं,
और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एसोसिएशन में क्या होता है, सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा इंक्रीज हो जाती है। आप देख लो वहां पर जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएंगे उस टॉपिक को आप चेक कर लेना, वहां पर हमने पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो नोन एज एसोसिएशन। और एसोसिएशन बेटा स्ट्रेंथ लाती है और एसोसिएशन की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको काफी अब बेटा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा ध्यान, सबसे पहली प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये तो बेटा साइंटिफिक टर्म होंगे या केमिस्ट्री टर्म, तो आप सिंपल लिख सकते हैं। और सेल्फ, ऑटो होता है सेल्फ, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है, अगर बेटा हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, क्योंकि वाटर तो लिक्विड है, ये आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है बेटा। एक वाटर मॉलिक्यूल H, क्योंकि वाटर बेसिकली होता क्या है H O और H, इसमें H का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, O का चार्ज, मैंने इन दोनों का लिखा, आप इन दोनों का लिख सकते हैं। अगर बेटा मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगी, O के पास, तो H का चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव। तो एक H मान लो यहां से निकल गया एक वाटर मॉलिक्यूल से, वो दूसरे के साथ कंबाइन हो गया, तो क्या बना, अगर एक H यहां से निकल गया वो इस वाटर के साथ कंबाइन हो तो क्या बनेगा, क्या बेटा H3O नहीं बनेगा। यहां से मान लो दो वाटर मॉलिक्यूल थे, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बेटा ये है, यहां से ये H निकल गया और ये वाटर मॉलिक्यूल इस O के साथ कंबाइन हुआ। क्यों O के साथ, इसका चार्ज क्या है, लेकिन O के पास लोन पेयर है ना बेटा, तो ये O अपना लोन पेयर किसको दे रहा है H को, तो इस O के साथ अब कितने हाइड्रोजन हो गए 3, तो बना H2। इसका चार्ज न्यूट्रल, इसका चार्ज पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव चार्जड आयन नहीं बनेगी। अब बेटा जब ये OH गया तो बाकी क्या रहा OH, और OH का चार्ज क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, OH चार्ज। अब बेटा हुआ क्या, एक मॉलिक्यूल से जो दूसरा मॉलिक्यूल हुआ उस पर ट्रांसफर ऑफ H+ हुआ, और H+ को बेटा प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए बेटा इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑटो होता है सेल्फ, प्रोटोलिसिस, प्रोटॉन की वजह से ब्रेक हो जाता मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया और वो बेटा प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया दूसरे के साथ। अब बेटा याद रखना, इसके नीचे लिख देना एक्वस, इसके नीचे लिख देना एक्वस, क्योंकि कोई भी आयन जो वाटर में प्रेजेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल उसको बेटा सराउंड करता है, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब बेटा यहां पर दूसरा, ये एक रिएक्शन। नंबर सेकंड रिएक्शन, जो वाटर है वो बेटा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है और वाटर बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, दोनों के दोनों। अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। एज ए रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे, मैं यहां पर दो रिएक्शन लिखूंगा और आप बताएंगे कि कहां पर वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, कहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। हम लोग बेटा सोडियम लेते हैं, दिस इज ए मेटल, सॉलिड होता है, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर इज H2O। और आपने याद रखना है जब मैं H2O की बात करता हूं आपने माइंड में बिठा लेना है वाटर इज HOH, कौन सा कंपाउंड है। अब बेटा HOH का मतलब होता है यहां पर H पॉजिटिव OH, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बेटा हमें मिल जाता है NaOH प्लस बेटा हाइड्रोजन। लेकिन नेचर में तो H होता नहीं है, नेचर में क्या होता है H2, तो बेटा मैं इसको 1/2 लिखूंगा। इस 1/2 को हटाने के लिए आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये 1/2 हाइड्रोजन तो गैस है, ये तो लिबरेट हो जाएगा, और ये बेटा एक्वस। अब ध्यान रखो, अब यहां पर जो ये वाटर है ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान रखना कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 है या नहीं, इस केस में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, क्यों OH का बेटा -1 है। जब आप 0 से +1 की ओर जा रहे हैं तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। अगर बेटा इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो हमने पढ़ा वो सब्सटेंस जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, तो इसका मतलब सोडियम एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने ये भी पढ़ा है अगर एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरे की
तो वाटर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, किसमें? हाइड्रोजन में। तो ये बेटा रिडक्शन हुई। जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है? तो इसलिए बेटा वाटर इस केस में काम करता है किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बेटा यहाँ पर काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जब हम लोग बेटा जब हम फ्लोरीन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, एक तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इस केस में जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि जो भी बेटा एलिमेंट मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है या एटॉमिक स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1, क्योंकि ये भी हमने रूल्स में पढ़ा है, फ्लोरीन ऑलवेज शोज एन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ -1। तो जब हम लोग बेटा 0 से -1 की ओर जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या बनी? रिडक्शन। अब बेटा हाइड्रोजन जब यहाँ से देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2, लेकिन यहाँ पर कितना? 0। तो जब हम लोग यहाँ से इस जगह पर जाएंगे, यानी कि वाटर से ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज कम होने को बेटा क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जिस चीज की रिडक्शन होती है उसको बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वाटर जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या कर रहा है? तो इसलिए बेटा हमने यहाँ लिखा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड तो यहाँ पर वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फ्लोरीन के साथ वो क्या कर रहा है? तो इसलिए बेटा यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये एक यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसको कॉपी करो। थर्ड रिएक्शन यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर। किसका एम्फोटेरिक नेचर? बेटा वाटर का। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो एसिड का काम भी करे और बेटा जो बेस का काम भी करे, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। एसिड का काम करने का मतलब होता है वो बेटा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और बेस का काम करने का मतलब वो बेटा एसिड के साथ। जैसे यहाँ पर हम लोग HCl लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं बेटा H2O के साथ। ये लिक्विड जो HCl होता है लेबोरेटरी में वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन असल में बेटा HCl जो होता है वो गैस होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे एज लिक्विड फॉर्म, यानी कि वो HCl जिसको हमने वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व किया है। जब हम इन दोनों को बेटा आपस में मिक्स करते हैं तो याद रखना, यहाँ से H जो है वो ट्रांसफर हो जाता है O के पास। क्यों? ऑक्सीजन के पास बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, H का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, Cl का चार्ज, तो ये H Cl का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो H का चार्ज पॉजिटिव, ये H बेटा इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा? जब H निकल गया ये Cl नेगेटिव, साथ में बेटा यहाँ बनेगा H3O प्लस। अब इस केस में जो वाटर है उसने बेटा एक H को गेन किया। आपने याद रखना, जो H को लूज करता है उसको एसिड बोलते हैं, जो H को गेन करता है उसको, यानी कि ये कंपाउंड यहाँ पर बेटा एसिड का काम कर रहा है और वाटर बेटा यहाँ पर किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। तो वाटर का एम्फोटेरिक नेचर में यहाँ पर वाटर का काम क्या है? बेस। लेकिन बेटा अगर मैं यही रिएक्शन NH3 के साथ करूं और यहाँ पर बेटा H2O ले लूं और यहाँ पर बेटा एक रिएक्शन करूं, इस केस में NH3 H नहीं देता इसको, किसको? वाटर को, तो रिवर्स हो जाता है। नाइट्रोजन के पास बेटा एक लोन पेयर होता है, वाटर अगेन इस बॉन्ड को बेटा ब्रेक कर देता है, तो जो H यहाँ से है वो बेटा NH3 के साथ कंबाइन हो जाता है। जब NH3 के साथ H कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? NH4, साथ में कौन सा चार्ज? क्यों? NH3 का चार्ज न्यूट्रल था, H का चार्ज पॉजिटिव, तो बेटा ये यहाँ पर, और साथ में बेटा यहाँ पर क्या बना? OH नेगेटिव। इस केस में NH3 ने बेटा H को गेन किया, जो H को गेन करता है वो क्या काम करता है? बेस का। और वाटर ने किसका काम किया बेटा? क्योंकि उसने H को बेटा डोनेट किया। इसलिए आपने याद रखना, कैसे पता चलेगा? याद रखना, जो प्रोटॉन का मतलब H प्लस डोनर होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको बेटा हम लोग एसिड कहते हैं। तो सिमिलरली जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको बेटा हम लोग बेस कहते हैं। प्रोटॉन डोनर एक एक्सेप्टर होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो बेटा एक बेस होता है। तो इसलिए बेटा H जो वाटर है उसने बेस का काम भी किया और वाटर ने किसका? इसलिए बेटा कहते हैं वाटर इज एम्फोटेरिक। हाइड्रोलिसिस
रिएक्शंस, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम लोग इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो बेटा जो कंपाउंड हमें मिलता है दैट इज H2SO2, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SH, यहाँ 3 ऑक्सीजन हो, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए। अगर बेटा हम लोग P2O5 ले लें, इसको फास्फोरस पेंटॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोरस की वैलेंसी बेटा 3 भी होती है और 5 भी होती है। तो यहाँ पर फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की 2 है। अगर इसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करें तो जो कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल जाता है दैट इज H3PO4। ये कौन सा कंपाउंड है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कंपाउंड है बेटा, इसको हम लोग फास्फोरिक एसिड कहते हैं। अगर बेटा यहाँ SO3 होगा तो उसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। अगर यहाँ PO3 होगा तो उसको फास्फोरस एसिड कहेंगे, ठीक है। ये बेटा तो उसी तरह से अगर हम लोग SiCl4 ले लें, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, क्यों? सिलिकॉन बेटा कार्बन फैमिली में आता है और कार्बन फैमिली की वैलेंसी 4 होती है, तो इसलिए 4। अगर इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो व्हाट इज द कंपाउंड? ध्यान रखना, यहाँ पर बेटा सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है, SiO2। रहा क्या? एक H और एक Cl रहा, तो प्लस बेटा यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी HCl। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, Cl 4 है तो इसलिए बेटा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी 4, ये भी 4, तो ये बेटा 4 टाइम्स। यहाँ पर CaC2, दिस कंपाउंड इज नोन एज कैल्शियम कार्बाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। CaC2 का मतलब है कैल्शियम कार्बाइड। इस कंपाउंड को अगर वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो जो कंपाउंड बन जाता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा यहाँ पर क्या बचा? C और वाटर बचा, तो यहाँ पर दूसरा कंपाउंड बनता है CaOH होल 2 है। यहाँ इथाइन बनेगा, इथाइन बनेगा 2 और 2 4, तो मुझे लगता है ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो। यहाँ पर बेटा AlN यूज करेंगे, ये AIN नहीं है, ये Al और N है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो व्हाट शुड बी द कंपाउंड? शाबाश। एक कंपाउंड बनता है NH3 और दूसरा कंपाउंड बनता है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो क्या ये 3 टाइम्स लिख सकता हूं? क्यों? ऑक्सीजन 3 हो गए ना, तो बेटा ये 3। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6। नाइट्रोजन 1 है, एल्यूमिनियम 1 है यहाँ पर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। कौन सा कंपाउंड? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उसी तरह से एक और कंपाउंड है CaP, कैल्शियम फॉस्फेट। फार्मूला क्या बनेगी? कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो कहां होगा? यहां पर। फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, क्यों? नाइट्रोजन फैमिली में होता है ना नाना पार्टिकल, तो बेटा 3 होगी, तो कहां बनेगी? यहां पर। अगर इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो एक और कंपाउंड बन जाता है दैट इज PH3 प्लस अगेन बेटा यहाँ पर CaOH होल 2 है। रिएक्शन को अगर बैलेंस कर रहा हूं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो क्या करेंगे? ध्यान रखना, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए 6। इसको बेटा 3 टाइम्स करेंगे, कहाँ 5 है? हाँ 2 और 3 5। एक मिनट, इसको अगर बैलेंस करना तो बैलेंस बेटा कर सकते हैं। सबसे पहले कैल्शियम 3, तो इसको मैं 3 टाइम्स करूंगा। फास्फोरस 2, इसको 2 टाइम्स करेंगे। अब गिनो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 × 2 6 और 6 यहाँ 12, तो बेटा यहाँ 6 टाइम्स कर दो। ऑक्सीजन 6 हो गए, तो ऑक्सीजन बेटा 6 हो गए। फास्फोरस 2 हो गए, फास्फोरस 2 हो गए, और बाकी बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉस्फीन। कौन सा कंपाउंड है ये? फॉस्फीन। और ये कंपाउंड कैल्शियम फॉस्फाइड। ये कंपाउंड बेटा कैल्शियम फॉस्फाइड। अब ध्यान रखना, मैंने क्यों कहा था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां से बेटा इथाइन, सॉरी, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर उस कंपाउंड को बेटा इथाइन कहते हैं। आपको पता है इथाइन कौन सा कंपाउंड होता है? आर्टिफिशियली बेटा जितने भी फ्रूट्स पकाए जाते हैं, स्पेशली जो केला होता है, उसके ऊपर एक पाउडर डाली जाती है व्हाइट कलर की, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी अगर छिड़केंगे भी नहीं तो केले के जो छिलका होता है उसमें ऑलरेडी पानी होता है, वो डाला जाता है, और वो बेटा यही कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बाइड।
आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए। अब बेटा जो इथाइन होता है ये प्लांट्स में भी बनता है, इसको राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। अगर ये प्लांट्स में बनता है खुद, जिसकी वजह से कोई भी फ्रूट बेटा राइप हो जाता है, किसकी वजह से? लेकिन जब हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं तो हमें बेटा पता नहीं होता कि कितनी क्वांटिटी डालनी है। तो जब हम इसकी ज्यादा क्वांटिटी डालते हैं तो ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, याद रखना। इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स हैं वो नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको राइपन किया जाता है विद इथाइन, और इथाइन बेटा नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। नेक्स्ट वन बेटा हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट होता है बेटा जब वाटर किसी भी कंपाउंड के साथ, ऑलरेडी कंपाउंड होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। जो ये हाइड्रेट फॉर्मेशन है ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स, ये पहला वाला। दूसरा वाला होता है बेटा वाटर प्रेजेंट एज या इन interstitial spaces, and number 3 शाबाश, तीसरा कौन सा है? हाँ, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेटा ध्यान रखना इन तीनों के एग्जाम्पल्स। अब सबसे पहले एग्जाम्पल अगर आप यहां लिखना चाहेंगे, ये बेटा ये कंपाउंड होता है CrH2O होल 6, यहां पर बेटा 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव का मतलब यहां कोई नेगेटिव आयन होगी, यहां Cl3 भी हो सकता है, Br3 भी हो सकता है, I3 भी हो सकता है, SO4 एक और Br भी हो सकता है, यानी कोई भी नेगेटिव आयन होगी। लेकिन हमारा मेन काम है बेटा एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। क्या होता है ये आपने याद रखना। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, चाहे वो बाद में हो चाहे वो पहले हो। ये आपने एक चीज याद रखनी है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमें सिर्फ 2 चीजें होती है, एक जो डोनर हो और दूसरा जो एक्सेप्टर हो। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा बनता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, यानी कि जब बॉन्ड बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम से आएंगे। किससे आएंगे? अगर एक ही एटम से आएंगे तो दूसरा कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो एक डोनर बन जाता है, दूसरा एक्सेप्टर। जो डोनर इस केस में बनता है उस डोनर को बेटा हम लोग स्पेशल नेम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज लाइगैंड। क्या बोलते हैं इसको? कौन होता है लाइगैंड? लाइगैंड बेटा होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पेयर देता है, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये एलिमेंट जो होता है दूसरा वाला, ये एक्सेप्टर होता है। अब आपने याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस। 2-3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो देते हैं, क्योंकि उनके 2 एटम्स होते हैं, एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एटम पर बेटा लोन पेयर होता है, या एक एटम पर नेगेटिव, तो वहां से वो दे सकता है। इस केस में जो वाटर है इट एक्ट्स एज ए लाइगैंड, क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं और वो बेटा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या सिर्फ क्रोमियम है? नहीं बेटा, आयरन भी है। तो यहां पर हम लोग एक और मॉलिक्यूल लिख सकते हैं FeH2O, ये भी बेटा होल 6, अगेन यहां पर चार्ज 3 पॉजिटिव। इस केस में भी ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। कैसे बाद में स्ट्रक्चर में बाद में बताऊंगा। अब बेटा दूसरा है वाटर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जैसे कल मैंने आपको कहीं पर समझाया था, दोबारा से आज फिर समझाऊंगा, लेकिन पहले एग्जांपल। जैसे बेटा बेरियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना, उसी तरह से बेरियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है। इस केस में बेटा यहाँ 2 टाइम्स वाटर होता है और ये वाटर प्रेजेंट होता है इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये भी क्या होता है बाद में समझाऊंगा, पहले सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे। इसकी भी बेटा एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में बेटा 6 टाइम्स वाटर होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बेरियम क्लोराइड में एक मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब बेटा यहां पर हमें ये सारे कंपाउंड्स एक जैसे लगते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट में बेटा 5 टाइम्स वाटर होता है, इसलिए हमें लगता है ये एक आयनिक कंपाउंड है। लगता है ना? क्यों? कॉपर सल्फेट अलग, वाटर अलग। इन सभी का स्ट्रक्चर बेटा एक एक करके मैं समझाऊंगा। और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो यही वाला पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर बताइए, इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं और कितने बॉन्ड्स हैं।
कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स है और कितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ तो सीधे पता है कि कौन सा है। अब बेटा सबसे पहले क्रोमियम, क्रोमियम बेटा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाता है, तो जहां पर भी 6 होते हैं तो वहां ऑक्टाहेड्रल स्पेस हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। अब जो डोनर होता है वो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, कौन डोनर है, वाटर, तो हम लोग बेटा इसको ऐसे लिखते हैं O, यहाँ H, यहाँ H। क्यों, डोनर कौन है, ऑक्सीजन, किसको दे रहा है, क्रोमियम को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो एरो से शो करते हैं, ठीक है। इधर भी ऐसी O, इधर H, इधर H, तो ये बेटा दूसरा डोनर बना, O, यहाँ H, यहाँ H, O, यहाँ पर H और यहाँ पर बेटा H, सिमिलरली इस साइड में H, यहाँ पर H, O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो ये सारे के सारे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने। अब बेटा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर यहां पर पूछा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, क्या लिखोगे, शाबाश बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब है इसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, याद रखना, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6। क्यों, एक ऑक्सीजन तो एक ही बना था, तो 6 ऑक्सीजन 6, तो उसका मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो बाहर क्या लिखेंगे, 3 पॉजिटिव। क्या आप आयरन का ड्रा कर सकते हैं, क्या करना है, इधर से क्रोमियम को हटा दो, आयरन डाल दो, क्या करना है, क्रोमियम हटा दो, क्रोमियम के बदले में आयरन, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम, तो बेटा दोनों का हो गया। अब बेरियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान रखना, लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको बोला था, ये बेटा यहाँ पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है बेरियम क्लोराइड। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, एक बेरियम आयन होगी, दूसरी बेटा क्लोराइड आयन होगी, एक बेरियम आयन होगी, उसके साथ 2 क्लोराइड आयंस होंगे, यहाँ पर भी क्लोराइड आयंस, यहाँ पर भी बेटा क्लोराइड आयंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनेगा, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बेटा फिर बेरियम आयन आएगी, यहाँ पर हो सकता है फिर बेरियम आयन आए, यहाँ पर फिर क्लोराइड आयन आएगी, तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा जिसमें बेरियम आयंस डबल होंगी और क्लोराइड आयंस बेटा हाफ होंगी, सॉरी क्लोराइड आयंस डबल होंगी और बेरियम आयंस हाफ। उसके बीच में क्या होगा, यहां पर बेटा वाटर मॉलिक्यूल होगा फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इसीलिए बेटा ऐसे हाइड्राइड्स को या ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वाटर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में हमें लगता है कॉपर ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, सल्फेट के साथ, लेकिन ऐसा है ही नहीं। एक्चुअल स्ट्रक्चर में इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान रखना, इट इज Cu एट द सेंटर, और इस Cu ने बॉन्ड बनाए हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ, वाटर के साथ, और वो भी कितने मॉलिक्यूल्स के साथ, 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बेटा, 5 के साथ नहीं, हाँ इसके पास 5 है, लेकिन कॉपर जो है वो 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा तो हम लोग यहां लिख सकते हैं O, इस साइड में H, यहाँ H, O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर अगेन O, यहाँ पर H, यहाँ O, यहाँ H और यहाँ H। अब बेटा अगर आप ध्यान रखें, वाटर का तो चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन कॉपर का चार्ज बेटा 2 पॉजिटिव होता है। कितना चार्ज होता है, अब बेटा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अब 4 तो हो गए, 5वां कहाँ है, 5वां वाटर मॉलिक्यूल बेटा इसके बाहर होता है, कहां पर, यहां पर O, यहां पर H, यहां पर H। अब ध्यान रखो, इस H का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, साक्षी यहां, इस O का चार्ज, तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, जैसे कल हमने पढ़ा था, यहां पर भी बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ये भी इसके साथ अटैच है, लेकिन ये 4 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ये बेटा डायरेक्टली अटैच टू कॉपर नहीं है, ये डायरेक्टली अटैच टू किसके साथ है, वाटर मॉलिक्यूल, और वो भी 2 अलग वाटर मॉलिक्यूल से। अब क्या रहा, अभी भी बेटा सल्फेट बचा, तो सल्फेट कहां है, तो सल्फेट बेटा उसके भी बाहर है, और सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। कौन सा होता है ये, SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव क्या होता है इसके लिए, इट इज S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यही मॉलिक्यूल होगा SO4 का। क्या होता है, 6 की वैलेंसी, सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 और 2 4 बॉन्ड, 5 और 1 6 बॉन्ड। ऑक्सीजन ने 2 बनाने, लेकिन अभी तो बेटा यहाँ एक ही बना है, इसलिए SO4 2 नहीं। अब बेटा ध्यान रखना, इस SO4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पर O का चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर बेटा O का चार्ज नेगेटिव। अगेन
इन दोनों के बीच में बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में। समझा क्यों? इसका चार्ज नेगेटिव है ना, जिसकी वजह से सल्फर का चार्ज हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव। एंड दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ किसका बेटा, CO4। अब बेटा अगर आप देखेंगे इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 1 2 3 और 4। अब इसमें आपको कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 1 2 3 और 4। इसमें बेटा बाकी बॉन्ड्स अब यहाँ से कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। तो इस तरह से बेटा यही आपको पूछा जाता है, ड्रा स्ट्रक्चर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर। और इसका कलर बेटा ब्लू होता है। क्या होता है, जैसे ही कॉपर इसमें से वाटर निकल जाता है, और याद रखना इस कॉपर सल्फेट का कलर कॉपर की वजह से नहीं है, इस कॉपर सल्फेट का कलर इन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी वजह से भी नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। क्यों? अगर बेटा इस कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, तो ये हमें कॉपर सल्फेट देता है और सब के सब वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा लॉस हो जाते हैं। कब? अब लॉस हो गए, कॉपर सल्फेट तो पहले भी था, अगर कलर कॉपर की वजह से, तो कॉपर तो यहां भी था, तो लेकिन बेटा इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन इस कॉपर का कलर बेटा यहां पर व्हाइट होता है। इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्यों? इसमें हाइड्रेट प्रेजेंट है ना, हाइड्रेटेड। और इसको बेटा एनहाइड्रस कहते हैं। एन मींस विदाउट, हाइड्रस मींस वाटर। सो दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और इसका कलर व्हाइट।